हाय, नमस्कार। आज का टॉपिक इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। इसके पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं चैनल पे, फैट लॉस 1 एंड फैट लॉस 2। अगर आप उन 2 वीडियोस को देख के इस वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है तो आपको थोड़ा सा रेफरेंस पता चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ की तरह ही एक बीमारी है, बस उसको रिकग्निशन मिला है पिछले 10-12 साल पहले। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपके बॉडी में जो फैट स्टोर होता है या फिर जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो 3 कैटेगरीज में स्टोर होता है या फिर उसके 3 जंक्शन है जहां पे वो स्टोर हो रहा है। पहला मसल, दूसरा आपका लिवर एंड तीसरा फैट जो आपके स्किन के नीचे है, एडिपोज टिश्यूज। जब बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है इंसुलिन को, तब आपके जो पैनक्रियाज है वो और प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, ताकि जो इंसुलिन बाहर घूम रहा है आपके बॉडी में वो स्टोर हो सके जहां पे उसको स्टोर होना है। तो ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, शॉर्ट एंड सिंपल। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज मतलब क्या? जब टाइप 2 डायबिटीज आपको होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही वो एक अपग्रेडेड वर्जन है। जो बाहर इंसुलिन घूम रहा है, जो बाहर ग्लूकोज घूम रहा है, मतलब जो शुगर बाहर घूम रही है वो आपके स्टोरेज में स्टोर नहीं हो पाती क्योंकि स्टोरेज पहले से फुल है। इंसुलिन आपकी बॉडी कितने भी बढ़ाए, क्योंकि जब तक वो यूज नहीं होगा स्टोर, तब तक जगह नहीं बनेगी और नया वाला ग्लूकोज शुगर स्टोर नहीं होगा। तो जब आप उसको चेक करते हो तो ब्लड शुगर एंड HbA1c बढ़ा हुआ आता है 5.7 से लेके 8 तक। टाइप 1 डायबिटीज मतलब आपको पूरी तरह से डायबिटीज हो गया है। टाइप 1 डायबिटीज के कैटेगरी में आने के लिए कम से कम 10-12 साल लगते हैं। किसी को ज़्यादा, किसी को कम लगते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में आपके जो पैनक्रियाज है, जो टाइप 2 और इंसुलिन रेजिस्टेंस में कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसुलिन और ज़्यादा बढ़ाए, ताकि जो ग्लूकोज बाहर घूम रहा है उसको आप स्टोर, जहाँ पे स्टोरेज है उसका एक्चुअल स्टोरेज, वहाँ पे वो स्टोर कर पाए। पैनक्रियाज थक जाते हैं और वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। तब आप बाहर से इंसुलिन लेते हो या फिर डॉक्टर कुछ हैवी डोसेस देते हैं, आपको हैवी मेडिकेशन देते हैं, ताकि आपका जो इंसुलिन है जो आप बाहर से इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो कुछ टाइम तक उसको एक्सटेंड किया जा सके, उस प्रोसेस को। बट लास्ट जो ऑप्शन रहता है वो इंसुलिन ही है, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले थोड़ा, क्योंकि बहुत स्ट्रेस में आ जाती है बॉडी। जब तक आप इंसुलिन तक पहुंचते हो, मतलब बाहर से इंजेक्ट करने के उस कैटेगरी में आप जब तक पहुंचते हो तब आपके पैनक्रियाज, आपके हार्ट, आपके ब्लड वेसल सारे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस सब को ठीक कैसे करना है? तो हमें पहले जानना होगा कि जब आपके बॉडी में ग्लूकोज आता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पे आपके बॉडी में ग्लूकोज आया, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। आज हम ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। जब ग्लूकोज आपके बॉडी में आ जाता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं, ताकि वो ऊपर कुछ पुश कर सके आपके मसल में, फैट में या फिर लिवर में उसको स्टोर करने के लिए। जब इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों पहुंचते हैं उसके स्टोरेज पॉइंट पे, जहां पे उसको स्टोरेज करना है, तो वहां पे गेट कीपर या फिर आप बोल सकते हो गेट, जिसको GLUT4 कहते हैं। कोई भी सेल है उसका जो ओपनिंग गेट रहता है उसको GLUT4 कहता है। जब GLUT4 के पास पहुंचता है ग्लूकोज, तो इंसुलिन की मदद से वो गेट ओपन होता है और जो भी ग्लूकोज है वो पर्टिकुलर सेल में स्टोर होता है, जितना भी जगह है वहां पे।
ये प्रोसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के पहले भी होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद भी होती है, टाइप 2 डायबिटीज में भी होती है, टाइप 1 डायबिटीज में भी होती है। बस टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, आप बाहर से इंजेक्ट करते हो इंसुलिन आईवी के थ्रू या फिर इंजेक्ट के थ्रू। ओके, आईवी के थ्रू डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं ताकि अगर कोई ऑपरेशन करना है या फिर कोई किसी बीमारी को ट्रीट करना है, जैसे कोविड हो गया था बहुत लोगों को, तो जिनको डायबिटीज था या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी थे, उनको भी वो लोग आईवी के थ्रू इंसुलिन दे रहे थे ताकि जो भी बाकी सारी चीजें वो कंट्रोल में आ जाए, जो शुगर घूम रही है बॉडी में वो और दिक्कत ना दे आपको। इस वजह से आईवी के थ्रू बहुत लोगों को कोविड के टाइम इंसुलिन दिया गया। उसके बाद बहुत फकअप हुआ उनकी लाइफ में, वो अलग बात है। हम टॉपिक पे आते हैं। जब GLUT4 के पास ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचते हैं तो हमारे बॉडी की कैपेसिटी है, फैट की हो, मसल सेल की हो या फिर लिवर की हो, एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा सह नहीं सकती बॉडी। ओके, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करती है। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट होने के बाद एल्बो, नेक या फिर नीज के पास वो काले काले धब्बे आना और वो बहुत ज्यादा और रूखे होना, वहां से ब्लड आना, ये इंडिकेशन है कि बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ी है, तो कोशिश करो कि शुगर कम करे। वैसे ही GLUT4 जब सिस्टम भर जाती है, मसल सेल में जगह नहीं बचती, फैट सेल में जगह नहीं बचती, तो ये जो GLUT4 है उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब आप बाहर से इंसुलिन पुश भी करते हो, इंसुलिन जब इंजेक्ट करते हो तो पुश भी करते हो, तो यहाँ पे कोशिश होती है कि GLUT4 के दरवाजे खुले, लेकिन एक टाइम के बाद वो ओपन नहीं हो पाते, तो ब्लड थिनर वो सारी चीजें देते हैं डॉक्टर्स। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जानने की कि हम नेचुरली या फिर जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है उसकी हेल्प के साथ हम हमारा जो भी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए हुआ वो कैसे कंट्रोल में लाया जाए। तो हमने यहाँ तक देखा कि GLUT4 के दरवाजे बंद हो जाते हैं स्टोरेज भर जाने के बाद। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के पहले की जो स्टेप है, जहाँ पे आपका जो लिवर है, अगर आप टेस्ट कराओगे तो वो फैटी लिवर हो जाता है। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के पहले की स्टेज है कि जब रिपोर्ट्स में आ जाए कि आप फैटी लिवर हो, तो तभी आप स्टार्ट कर दो कि जो ओवरवेट है, जो ओबीज है या फिर कोई प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो कोशिश करो कि आप तभी स्टार्ट कर दो उसके ट्रीटमेंट। सारी चीज़ें हो जाती है और जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो डॉक्टर तो पहले आपको ये सलाह देता है कि आप आपकी लाइफस्टाइल चेंज करो। वो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट लगता है आपको स्टार्टिंग के फेज में। तो जब आप सेकेंड या फिर थर्ड विजिट में जाते हो तो डॉक्टर एक छोटी सी टैबलेट स्टार्ट करता है, मेटफॉर्मिन की टैबलेट, जो भी 20-30% डायबिटिक या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की जितनी भी दवाई ये है उसमें 20-30% में मेटफॉर्मिन आती है। उसके बाद ग्लुक्सिड आ जाती है, ग्लाइसिगॉन आ जाती है। टैबलेट्स डिपेंड करता है कि आपने ब्लड शुगर के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें खराब की है आपकी बॉडी में, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हो जाता है तो और किसी ऑर्गन्स को खराब तो नहीं किया है या फिर किसी और ऑर्गन को डैमेज तो नहीं किया है, उसके ऊपर डॉक्टर मेडिकेशन बनाते हैं। सो अभी हमें जो हमारे पास स्टोर ग्लूकोज है उसको कैसे मसल में डिपॉजिट करना है या फिर किसी भी स्टोरेज हमें मसल में कैसे डिपॉजिट करना है या फिर फैट सेल में या फिर लिवर में कैसे डिपॉजिट करना है। तो अभी जो गेट्स बंद है वो बंद है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ हम नए GLUT4 बना सकते हैं। जब ये नए GLUT4 बनेंगे तो जो बाहर घूम रहा ग्लूकोज या फिर जो शुगर है वो मसल में डिपॉजिट होना स्टार्ट होगी। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे
तो वो यूज होगा एज अ एनर्जी, जो स्टोर एनर्जी है वो यूज होगा किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में, खास करके स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस में। अभी जो बाहर घूम रहा ग्लूकोज है वो अपने मसल में, फैट में या फिर लिवर में उसको डिपॉजिट करा दिया, तो उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ऑक्सीडाइज करके उसका प्योर फॉर्म एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। जब आप 2 सेट के बीच में रुके हो तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो आपको एटीपी करता है। ये बहुत बार आएगा आने वाले वीडियोस में। तो उसका जो कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जब आप वॉकिंग, स्टेयर्स या फिर साइकिलिंग करते हो, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हो, एनएरोबिक एक्सरसाइज से आपके ग्लूट्स बनते हैं नए। एरोबिक एक्सरसाइज से माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्वांटिटी है आपके मसल के अंदर वो बढ़ती है। तो जो मसल के अंदर या फिर किसी भी सेल के अंदर जो ग्लूकोज पहले से मौजूद है वो और अच्छी तरह से ऑक्सीडाइज होगा और उसका एटीपी बनेगा, क्योंकि आपने माइटोकॉन्ड्रिया की लेवल नंबर्स भी बढ़ा दिए और उसकी क्वालिटी भी बढ़ा दी। तो ये सारी चीजें एक पैकेज की तरह काम करेगी, और जो बाहर घूम रहा आपका ब्लड ग्लूकोज या फिर HbA1c है वो अपने आप ड्रॉप होगा। तो जब आप 1, 1.5, 2 महीने के बाद जब आप आपका ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको दिखेगा कि मेरा वेट तो शायद आधा किलो कम हुआ है ओवरऑल 2-3 महीने के इतने एफर्ट्स के बाद, लेकिन आपके ब्लड रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं ये मेहनत करने के बाद। अब इस मेहनत को आप और अच्छे से नरिश कैसे करोगे? तो वो करोगे आप न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में बेसिक चीजें ऐड करनी है आपको। कुछ ऐसा बहुत बड़ा नासा का फॉर्मूला नहीं है। आपको प्रोटीन बढ़ाना है आपके हर मील में। जो भी आप मील खा रहे हो उसमें आपको प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो अच्छी रखनी है। आपके जो कार्ब्स के सोर्स है और फैट के सोर्स है उनको मैनेज करना है। कोशिश करना है कि कोई भी फ्राइड चीज ना खाओ आप, या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो डायरेक्ट शुगर के कांटेक्ट में आ रही है, जिससे आपकी बॉडी में डायरेक्ट शुगर जा रही है, या फिर कोई स्वीट चीजें ना खाओ। फ्रूट्स की क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। शाम के 6 बजे के बाद फ्रूट आप आपकी मील में इंट्रोड्यूस ना करो। जो आपका मील आप ले रहे हो, चाहे वो कोई भी मील हो, उसकी जो स्टार्ट है वो फाइबर से होनी चाहिए। फाइबर के बाद आप प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स खाओगे, और आपका जो मील एंड होगा वो भी फाइबर रिच फूड से या फिर योगर्ट से होगा। योगर्ट आपके सिस्टम को ठंडा रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। अगर आप पूछोगे कि पोर्शन में कैसे डिवाइड करना है, तो जो फाइबर है वो 25% होगा स्टार्टिंग में। जब आप स्टार्ट करोगे, टेबल पे बैठ के खाओगे, तो 25% जो है आपके मील का वो फाइबर होगा। उसके बाद आप 35% प्रोटीन खाओगे, 25% फैट एंड कार्ब्स खाओगे, और जो लास्ट के 15 है वो भी आप फाइबर से ही खाओगे। जो भी आप काउंट करोगे आपकी कैलोरीज, या फिर जो भी आपका मील का पोर्शन होगा। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे उसमें जितनी हो सके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कंपाउंड्स मूवमेंट ज्यादा रखना। कंपाउंड मूवमेंट्स, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस, ये जितने भी कंपाउंड मूवमेंट्स है, ओवरहेड स्क्वाट्स अगर आपको करना आता है तो ये सारी मूवमेंट्स जितनी हो सके उतनी अच्छे से अच्छे पाउंडेज के साथ करना। आप देखोगे आपके ब्लड रिपोर्ट्स के साथ साथ आपका वेट भी ड्रॉप होगा। एक और चीज, बहुत से लोग हैं जो ओवरवेट होते हैं, लेकिन उनका अगर आप ब्लड ग्लूकोज देखोगे, ब्लड शुगर देखोगे तो एकदम वो नॉर्मल आता है। और बहुत से पतले लोग होते हैं जिनका ब्लड शुगर बहुत बड़ा आता है, और इतना आता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप शाम से ही टैबलेट लेना स्टार्ट करो, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है।
तो कैसे होता है, 3 टाइप्स होते हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। आप कौन से टाइप में आते हो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं, जो फैट स्टोर कर पाते हैं आपके अपने पास और यूज बाद में यूज करने के लिए, तो उनका ब्लड ग्लूकोज हमेशा, ब्लड शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल दिखेगा जब तक वो बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करते। जबकि जो बहुत ज़्यादा पतले हैं, थिन है, स्किनी फैट है, उनका जो ब्लड शुगर लेवल रहेगा वो बहुत ज़्यादा शूट करेगा जल्दी, क्योंकि उनके पास स्टोरेज कम है। तो ये एक ही फर्क है, दोनों की बॉर्डर लाइन्स अलग है। तो आप किसी को भी एक 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 चार्ट के नीचे नहीं ला सकते। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। ओके, सो हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को कवर कर लिया है पूरी तरह से। अगर कुछ छूट गया तो नई वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है, सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपके कोई सवाल है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो आपको देखना पसंद है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस मुझे उस टॉपिक के ऊपर आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो ये त्रिकुटा वेलनेस मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो। 8655295794 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी को पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो शायद थोड़ा सा लाइट आएगा जनरल पब्लिक के लिए भी, सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन्स के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय माता दी।